आज का हमारा टॉपिक है एक दल के प्रभुत्व का दौर के कारण, अर्थात इतने लंबे समय तक कांग्रेस ने किस प्रकार सत्ता पर अपना प्रभुत्व कायम रखा, उन कारणों की आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लें कांग्रेस की स्थापना की, जो 1885 में एक अंग्रेज अधिकारी A.O. होम के द्वारा की गई और इन्होंने इस पार्टी की, इस संस्था की स्थापना जो की थी वो नव शिक्षित, कामकाजी और व्यापारिक वर्गों के हित समूह के लिए की थी, अर्थात इनके हितों के लिए सरकार के सामने अपना पक्ष रखने के लिए की थी, ताकि ये लोग इस पार्टी के जरिए, इस मंच के जरिए अपने हित की बात ब्रिटिश गवर्नमेंट से कर सकें। इसके बाद जैसे जैसे स्वतंत्रता आंदोलन बढ़ता गया, उसमें लोग शामिल होते गए, जन आंदोलन का रूप लेता गया, तो जो कांग्रेस थी उस कांग्रेस में परिवर्तन हो गया। हर पार्टी के, हर जाति के, हर वर्ग के लोग उसमें शामिल हो गए, जिसे हम 20वीं सदी की कांग्रेस कहते हैं। तो जो 20वीं सदी की कांग्रेस है उसकी क्या विशेषताएं हैं, अर्थात जन आंदोलन के पश्चात कांग्रेस का जो स्वरूप हो गया था, जो रूपरेखा हो गई थी, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहली बात करें इसकी विशेषता है सामाजिक गठबंधन। सामाजिक गठबंधन से तात्पर्य है चाहे अमीर हो, गरीब, अगड़ी जाति का हो या पिछड़ी जाति का, मजदूर हो या मालिक, उच्च वर्ग, निम्न वर्ग और मध्यम वर्ग, धर्म, जाति और भाषा, यानी हर वर्ग के लोग इस पार्टी में शामिल थे। ये तो सामाजिक गठबंधन हो गया। सामाजिक गठबंधन में कोई भी ऐसा वर्ग बचा नहीं जिसके जो मुखिया थे वो इस पार्टी में शामिल नहीं हो। फिर दूसरा गठबंधन इनका था विचारधारात्मक गठबंधन। ये उस समय केवल कांग्रेस ही पार्टी थी जो जन आंदोलन में शामिल थी, तो इसके अंदर आंदोलन में शामिल गर्मपंथी, नरमपंथी, यानी दोनों तरह की विचारधारा के लोग शामिल थे। वामपंथी और दक्षिणपंथी ये भी शामिल थे। क्रांतिकारी, शांतिवादी और कंजर्वेटिव और रेडिकल, अर्थात ये पार्टी ऐसी थी जिसमें सभी विचारधाराओं का प्रतिनिधित्व था। इसके अलावा और कौन कौन से कारण थे, तो हमने सामाजिक गठबंधन की बात कर ली और विचारधारात्मक गठबंधन की बात कर ली। अब हम बात करते हैं अभिजन वर्ग की। तो अभिजन वर्ग क्या होता है? ये ऐसा वर्ग होता है जो किसी भी जाति, किसी भी वर्ग के अंदर थोड़ा शिक्षित और अपने हितों के बारे में जागरूक जो वर्ग होता है, नेता टाइप का जो वर्ग होता है, जो अपने हितों के लिए जागरूक होता है, उसे हम अभिजन वर्ग की श्रेणी में रखते हैं। तो अभिजन वर्ग के लोग हर श्रेणी के, चाहे वो सामाजिक हो चाहे वो विचारधारात्मक हो, उनके जो अभिजन वर्ग के लोग थे वो इस पार्टी के अंदर शामिल थे, कांग्रेस के अंदर शामिल थे। इसके बाद बात करें सर्वसमावेशी। सर्वसमावेशी का मतलब इस पार्टी में हर व्यक्ति का स्वागत था। जो भी राजनीति में आना चाहता था उस हर व्यक्ति का इस पार्टी में स्वागत था। इस प्रकार ये सर्वसमावेशी पार्टी थी। इसके बाद महत्वपूर्ण देखिए कि सत्ता की लालसा रखने वाले जो भी समूह थे, कोई भी समूह यदि सत्ता प्राप्ति के लिए प्रयास कर रहा था तो उसको भी इससे बढ़िया मंच नहीं मिल रहा था, इसलिए वो भी कांग्रेस में शामिल हो गया। इसके बाद महत्वाकांक्षा किसकी? नेताओं की। ऐसे नेता भी थे जो महत्वाकांक्षी थे, जो अपने आप को ऊपर की ओर ले जाना चाहते थे, प्रगति करना चाहते थे, राजनीति के अंदर आगे बढ़ना चाहते थे। ऐसे नेताओं की महत्वाकांक्षाओं के लिए भी ये पार्टी एक मंच बनी। ऐसे समूह भी इस पार्टी में शामिल हो गए। अब ये पार्टी ऐसी थी जिसमें बहुत सारे गुट बने हुए थे। क्यों? क्योंकि विचारधारा अलग थी, हर विचारधारा के गुट अलग थे। सामाजिक गठबंधन अलग था, तो हर जाति, हर वर्ग, हर धर्म, भाषा, क्षेत्र के हिसाब से गुट बने हुए थे। उन गुटों में परस्पर होड़ चलती थी, कंपटीशन चलता था। लेकिन कंपटीशन के बाद भी एक मुख्य बात ये थी कि उनके अंदर मतभेद तो थे आपस में,
उनके विचारों में भी मतभेद थे, उनकी सोच में भी मतभेद थे और उनकी महत्वाकांक्षाओं में भी अंतर था, लेकिन उन मतभेदों के प्रति सहनशीलता थी। सभी के विचारों का सम्मान किया जाता था और ऐसा मार्ग निकाला जाता था ताकि किसी को भी उससे आपत्ति न हो। तो इस प्रकार उनमें प्रतिस्पर्धा की भावना तो थी, कंपटीशन तो था, लेकिन पार्टी छोड़ करके कोई भी नहीं जाता था। वो पार्टी के अंदर ही रह करके प्रतिस्पर्धा करते थे, पार्टी छोड़ने की नहीं सोचते थे। अब देखिए, ये ऐसी पार्टी थी जिसमें हर विचारधारा का व्यक्ति था, हर विचारधारा का नेता था, इसलिए अतिवादी रुख नहीं था इसका। ऐसा नहीं था कि ये मन मर्जी करे, ये तो मध्यम मार्ग निकालना चाहते थे जिसमें सब संतुष्ट हो जाए, सुलह समझौता हो जाए, संतुलन बना के चलने वाली पार्टी थी। अब देखिए कि ये बहुत बड़ी विशेषता होती है किसी पार्टी की कि वो सभी लोगों को संतुष्ट करने का प्रयास करे। तो यहाँ कोशिश ये की जाती थी कि सभी लोगों को संतुष्ट किया जा सके, इसके लिए ऐसा मार्ग अपनाया जाता था जिस पर सब सहमत हो जाए, आम सहमति बनाने का प्रयास किया जाता था। इसके बाद देखिए, ये सुसंगठित पार्टी थी, बहुत पहले से चली आ रही थी और एकमात्र यही पार्टी थी जो स्थानीय स्तर पर देश में स्टेट दिल्ली से लेकर के गांव तक जो इसका नेटवर्क था वो सुसंगठित था। तो संगठन का नेटवर्क स्थानीय स्तर तक यानी गांव तक पहुंचती और ये पार्टी ऐसी थी जिसमें अच्छा संगठन उपलब्ध था। इसके बाद बात करें हम इसके लोकप्रिय नेताओं की, तो जितने भी स्वतंत्रता संग्राम के या स्वाधीनता आंदोलन के नेता थे जो लोकप्रिय थे अपने अपने क्षेत्र में, उस सारे के सारे कांग्रेस के उम्मीदवार थे। तो स्वाभाविक है, जो नेता लोकप्रिय थे, जिस जगह पे लोकप्रिय थे, वहां के लोग उन्हीं को वोट देंगे और वो लोग कांग्रेस के उम्मीदवार थे, तो कांग्रेस को प्रभुत्व मिलना ही मिलना था। इसके बाद हम बात करें कि कांग्रेस का जो नाम है ना लोकप्रिय, कोई ब्रांड ऐसा फेमस हो जाता है जैसे पार्ले जी बिस्किट, तो वो नाम लोगों की जुबान पर चढ़ जाता है। बिस्किट कोई सा भी हो, लेकिन बस लोगों को नाम याद रहता है पार्ले जी। इसी तरह पहले शुरू में चला था निरमा वॉशिंग पाउडर, तो एक ही नाम याद रहता था। इसी तरीके से ये कांग्रेस का नाम इतना लोकप्रिय हो गया था, जन जन के अंदर इस कांग्रेस का नाम जुबान पर चढ़ गया था। उसके बाद हम बात करें नेहरू जी का करिश्माई व्यक्तित्व। ये नेहरू जी ऐसे व्यक्ति थे जो हर व्यक्ति को संतुष्ट करने की, मध्यम मार्ग अपनाने की, संतुलन बैठाने की जो इनकी कला थी वो इतनी ज़्यादा थी कि हर व्यक्ति इनसे प्रभावित हो जाता था। तो ये इनका व्यक्तित्व है, उसने भी इस पार्टी के अंदर एकता कायम करने की पूरी भूमिका निभाई। अब हम बात कर रहे हैं कि जब चुनाव हुआ तो उस समय अंतरिम सरकार थी और अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री जो पंडित नेहरू थे, उन्होंने चुनाव से पहले पूरे देश का दौरा किया। अब जहाँ दौरा किया, जहाँ पे उन्होंने सभाएं की, भाषण दिया, वहाँ के लोगों ने इस पार्टी को वोट दिया, क्योंकि जिसका प्रचार प्रसार होता है लोगों को उसी के बारे में जानकारी मिलती है। इसके बाद हम बात करें कि ये पार्टी ऐसी थी जो सभी मुद्दों को, सभी विचारधाराओं को अपने आप में शामिल करने में कोई कंजूसी नहीं करती थी। विपक्ष किसी मुद्दे को लेकर के जब कांग्रेस की आलोचना करता था तो ये विपक्ष के मुद्दे को अपने कार्यक्रम में शामिल कर लेती थी, अपने कार्यक्रम में स्थान दे देती थी। उसके बाद विपक्ष के पास कोई मुद्दा ही नहीं बचता था, वो किस आधार पर आलोचना करे। इसके बाद देखिए कि स्वतंत्रता संग्राम की विरासत, अर्थात स्वतंत्रता संग्राम में जो आंदोलन हुआ था उसमें प्रत्येक आंदोलनकारी का संबंध कांग्रेस से था। इसलिए लोगों को ये लगता था कि कांग्रेस ऐसी पार्टी है जो ये हक रखती है कि उसे इस आंदोलन के बाद देश की बागडोर सौंप दी जाए, वो देश के विकास के लिए काम करेगी। लोगों के अंदर कांग्रेस के प्रति एक विश्वास जागृत हो गया था। इसके बाद हम सबसे महत्वपूर्ण कारण पर विचार करते हैं, वो है हमारी चुनाव प्रणाली। ये चुनाव प्रणाली कैसी है? हमारी चुनाव प्रणाली ऐसी है कि बहुमत की जीत, यानी किसी व्यक्ति को यदि एक वोट भी ज़्यादा मिल जाता है अन्य व्यक्तियों से, वो जीत जाता है, भले ही उसे वोट कम मिले हों।
सभी वोटों में, जैसे हम बात करें कांग्रेस को वोट तो केवल 45% मिले थे, लेकिन उसको सीटें मिली थी 74%। तो इस चुनाव प्रणाली ने भी इस पार्टी के प्रभुत्व को कायम करने में योगदान दिया। इसके बाद भी हम आज भी देखते हैं कि हमारा जो मतदाता है वो जागरूक नहीं है। मतदाता को सारी बातों की जानकारी नहीं होती है, आधी बार वो सुनी सुनाई बातों पे ही विश्वास करता है। तो उस समय तो हमारे जो मतदाता थे, हमारी जो जनता थी, वो अशिक्षित थी, गरीबी, भूखमरी, रोग बहुत सारी, तो उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। उन्हें ये लगता था कि जिस पार्टी ने आंदोलन में हिस्सा लिया है वो देश का भला करेगी। तो सभी लोग, सभी विचारधाराओं के लोग, सभी लोग उस कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए थे और जनता ने भी उसमें अपना विश्वास कायम रखा था। इस प्रकार कांग्रेस का प्रभुत्व स्थापित हुआ। अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि कांग्रेस का प्रभुत्व कि अन्य देशों में भी एक दल का प्रभुत्व है, तो उनकी आपस में क्या कंपैरिजन की जा सकती है, तुलना की जा सकती है। तुलनात्मक ढंग से हम अध्ययन अगले वीडियो में करेंगे।